To my physics class. Today topic is intensity of electric field in न्यूट्रल पोजीशन, यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले क्लास में हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर चुके थे, जिसके हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हुआ था E = 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। आज हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना प्राप्त होता है। निरक्षीय स्थिति वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत दिशा में स्थित होता है, तो उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लेते हैं। अपने को पता है कि जब दो बराबर और विजातीय आवेश, इस प्रकार से जब दो बराबर और विजातीय आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। मान के चलिए बिंदु A पर प्लस Q आवेश और बिंदु B पर माइनस Q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी को 2a से दर्शाते हैं और इसका मध्य बिंदु O लेते हैं, तो मध्य बिंदु O से B के बीच की दूरी A प्राप्त होगा और मध्य बिंदु O से A के बीच की दूरी जो है A प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु है। अब हमको ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं। यह बिंदु P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो चूंकि A और B के लंबवत दिशा में स्थित है, अतः इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसको निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। बिंदु A से P के बीच की दूरी को AP से और बिंदु B से P की दूरी को BP से दर्शाएंगे और ये दोनों जो है आपस में दूरी बराबर होते हैं, यानी A से P के बीच की दूरी और B से P के बीच की दूरी। कहने का मतलब ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। बिंदु A जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AP जो है इसके साथ थीटा कोण बनाता है। उसी प्रकार से PB जो है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भुजा AB के साथ थीटा कोण बनाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बिंदु A से बिंदु P पर यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका फार्मूला होता है E प्लस Q आवेश के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसकी जो दिशा है वह इस ओर प्राप्त होता है, अर्थात कि E1 की दिशा जो है वह AP की दिशा में होगा और इसका फार्मूला प्राप्त होता है, वैल्यू प्राप्त होता है E1 = 1/4πε0। और मान के चलिए दोनों आवेश के मध्य कोई परवलुतांक माध्यम है K, तो 1/4πε0 K और यहाँ पर प्लस Q आवेश और बिंदु A से P के बीच की दूरी यानी AP का वर्ग, और इसकी जो दिशा है वो AP की दिशा के अनुदिश होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP के दिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये AP की दिशा में E1 अपने को प्राप्त होता है। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 ले लेते हैं और दोनों के मध्य परवलुतांक माध्यम K हो, तो 1/4πε0 K माइनस Q आवेश के कारण, चूंकि यहाँ पर परिमाण को ले रहे हैं तो Q ही लेना है, और P से B के बीच की दूरी चूंकि यहाँ पर आकर्षित हो रहा है तो इसकी दिशा E2 की दिशा जो है अपने को इस ओर प्राप्त हो गया, यानी P से B की दिशा में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P से B या B से P के बीच की दूरी और इसका वर्ग
और यहाँ पर इसकी दिशा अपने को प्राप्त होगा पी बी की दिशा में। चूंकि बता दिया गया है कि यह मध्य बिंदु पर स्थित है, अतः ए से पी के बीच की दूरी और बी से पी के बीच की दूरी बराबर होता है। तो चूंकि ए पी इज इक्वल टू बी पी, अतः इसको अपन लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान बी पी। तो बी पी की जगह में हम लोग लिख सकते हैं ए पी और इसके पूरे का वर्ग। तो इसको ले लेते हैं अपन समीकरण 2। तो देखिए समीकरण ए से E1 का मान और समीकरण 2 से E2 का मान दोनों बराबर प्राप्त होता है, अतः लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आपस में बराबर प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग परिणामी निकालेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की दिशा इस ओर है, और यह जो है दोनों के मध्य जो है 2 थीटा कोण बनता है। दोनों के मध्य कितना कोण बनता है? 2 थीटा कोण। तो इसका परिणामी जो है बीच P ले लेते हैं, और जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता है, और समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेगा तो ये इसका आधा जो कोण है वो अपने को थीटा प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक E1 है और ये इसका परिणामी हो जाएगा E, तो ये आपका E1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक E2, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना प्राप्त होगा अपने को? E2, और ये आपका 90 अंश। तो यहाँ पे हमने को एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग दोनों का परिणामी निकालेंगे। तो पहले विद्युत क्षेत्र E1 जो है प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 यह दो घटकों में विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E2 ये भी दो घटकों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 दो घटकों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा दो घटक है? देखिए पहला घटक जो है E1, इसकी दिशा ई ओर रहता है, E1 साइन थीटा। तो पहला घटक को लिखेंगे अपन E1 साइन थीटा, और इसकी दिशा जो है OP की दिशा में, यानी OP के ऊपर की ओर प्राप्त होता है, अर्थात OP के अनुदिश। फिर इसके बाद दूसरा घटक जो है E1 का इस दिशा में प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे E1 cos थीटा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का दूसरा घटक होता है E1 cos थीटा, और ये OP के क्या होगा? लंबवत। तो यहाँ पर लिखेंगे OP की लंबवत। ठीक है। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 यह भी दो घटकों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो घटकों में विभाजित हो जाता है। पहला घटक होगा E2 साइन थीटा। ये E2 साइन थीटा नीचे की ओर होगा, E2 साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे E2 साइन थीटा, यह OP की दिशा में लेकिन नीचे की ओर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा घटक प्राप्त होगा E2 cos थीटा। ये भी पहले की तरह OP के लंबवत होगा, यानी ये प्लस हो जाएगा E2 cos थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह भी OP के लंबवत ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से E1 और E2 के कारण जितने भी घटक है इन सब को जोड़कर हम लोग दोनों आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों आवेश के कारण प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश, दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, जितने भी हैं हमको घटक प्राप्त होते हैं उन सबको जोड़ सकते हैं। तो E1 साइन थीटा, यह OP के अनुदिश ऊपर की ओर प्राप्त हो रहा है। उसके पश्चात E1 कॉस थीटा, ये OP के लंबवत सामने की ओर, प्लस E2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, E2 की दिशा जो है वह E1 की दिशा के विपरीत ओर है, अतः यहाँ पर प्लस E2 ना लिखकर माइनस E2 लिखेंगे, नीचे की ओर है तो। और यहाँ पर फिर से देखिए अगला घटक E2 कॉस थीटा, यह सामने की ओर, तो यहाँ पर लिखेंगे E2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, चूंकि E1 इज इक्वल टू E2 दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए, E इज इक्वल टू E1 साइन थीटा प्लस E1 कॉस थीटा माइनस E2, तो E2 को क्या लिखा जा सकता है, E1 फिर साइन थीटा प्लस E2, तो E2 को लिख सकते हैं E1 और इधर कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 साइन थीटा और माइनस E1 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस E1 कॉस थीटा और प्लस E1 कॉस थीटा दोनों ऐड होके अपने को प्राप्त होगा 2E1 कॉस थीटा। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालने के लिए सबसे पहले E1 चाहिए, तो E1 का वैल्यू प्राप्त हुआ था अपने को, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपान AP स्क्वायर, यानी AP का वैल्यू चाहिए अपने को, AP मिला नहीं है, और साथ में cos थीटा का वैल्यू, इन दोनों मानों को अगर रख देंगे समीकरण 3 में तो अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, E1 का मान निकालेंगे। तो E1 का मान निकालने के लिए अपने को AP का वैल्यू चाहिए, तो AP का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, देखो एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये कर्ण का वर्ग है, 90 अंश के सामने की भुजा AP कर्ण का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद लंब न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा OP लंब का वर्ग, और बचे वाली तीसरी भुजा OA ये हो जाएगा आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा AP का वर्ग इज इक्वल टू OP, बिंदु मध्य बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी R का वर्ग, OA तो देखिए मध्य बिंदु O से A के बीच की दूरी A, ये हो जाएगा, और इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, तो AP की जगह में √R² प्लस A²। इस प्रकार से AP का जो वैल्यू है ये अपने को मिला रूट के अंदर में R² प्लस A²। ठीक है, इस AP के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो AP का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपने को मिला था E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल K और Q अपान AP²। तो AP का मान यहाँ से रखो या फिर डायरेक्ट AP² की जगह में अपन लिख सकते हैं R² प्लस A²। इस प्रकार से ये आपका समीकरण 4 ले लेते हैं। E1 का वैल्यू मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, cos थीटा। तो समकोण त्रिभुज OAP में cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज OAP में cos थीटा, तो अपने को पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा, ये सामने की भुजा कर्ण है, ये आधार है और ये लंबा, तो आधार यानी OA और कर्ण कौन सी भुजा होगा, AP। तो यहाँ
कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए। ओ और ए का वैल्यू कितना है ए, और ए पी, तो ए पी का वैल्यू यहाँ से मिलेगा अपने को रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको ले लेते हैं समीकरण 5। इस प्रकार से समीकरण 4 से E1 का मान और समीकरण 5 से कॉस थीटा का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 4 से E1 व समीकरण 5 से कॉस थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है अपने को। तो समीकरण 3 में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 2E1। तो E1 का मान कितना है, देखिए 1/4πε0 के Q अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गए E1 का वैल्यू। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू दिया है यहाँ ए अपान रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अपने को कल पढ़े थे अपन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक P इज इक्वल टू दोनों में से कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अपने को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक का सूत्र यहाँ से प्राप्त होगा। Q भी अपने पास 2 और A है, तो इस फार्मूला में अपन जमा लेते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 के। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, Q और यहाँ से 2 और यहाँ से A, और नीचे में अपने को प्राप्त हो रहा है देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, दोनों ऐड होके हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से आगे किसका फार्मूला है, यह है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक P का फार्मूला। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और इसकी जगह में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक स्मॉल p और नीचे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे की घात 3/2, और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन लगा देते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु A या बिंदु B के बीच की दूरी A जो है वो कम हो और वह बिंदु जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है R वो बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, यानी A जो है वह R की तुलना में बहुत ही कम हो यानी नगण्य हो, तो A को नगण्य लेंगे तो A आपका 0 प्राप्त होगा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और इधर P अपान इसको नगण्य कर देंगे तो R का स्क्वायर और इसका पावर 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 के स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका प्राप्त होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, जब दोनों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य परावर्तन माध्यम हो। लेकिन मान के चलिए अगर दोनों के मध्य वायु या निर्वात है, यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात स्थित है तो K का वैल्यू यहाँ पे 1 लिया जाता है, और अपने को निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु निर्वात की उपस्थिति में प्राप्त होता है 1/4πε0 P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अगर मान लीजिए इसको सदिश रूप में लिखा जाता है तो सदिश रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि E इज इक्वल टू 1/4πε0, वैद्युत द्विध्रुव भी सदिश राशि है तो P/r²। ठीक है,
इस प्रकार से इसको सदिश रूप में भी लिखा जा सकता है। तो फाइनली जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यह सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सेकेंड क्लास में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लिए। अब अगली क्लास में हम लोग सामान्य स्थिति या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्माण करेंगे।